हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमाबल पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके अलावा इसके समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, वो भी नोट कर लीजिए। जैसे कि 10 के आधार पर, देखिए यहाँ पर नोट करिए, 10 के आधार पर जनगणना, यानी हर हर 10 साल पर जनगणना होती है। वो कब से शुरू हुई है? वो इसके टाइम से ही शुरू हुई है। लेकिन सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो किसके समय हुई थी? तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। लेकिन जब से रेगुलर जो जनगणना हो रही है 10-10 साल के अंतर पे, वो किसके समय शुरू हुई थी? वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी, और 1881 से रेगुलर जनगणना फिर शुरू हो गई 10-10 साल के अंदर पर। लॉर्ड रिपन के टाइम पर रेगुलर शुरू हो गई, और सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। यदि बात करें लॉर्ड रिपन की, तो और क्या महत्वपूर्ण कार्य किए इसके समय? तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि सिविल सेवा में जो पहले प्रवेश परीक्षा होती थी उसमें उम्र थी पहले 19 साल थी, लेकिन 19 साल से बढ़कर अब कितनी कर दी? 21 साल। यानी कि उम्र जो सिविल सेवा में थी वो 19 से 21 कर दी गई। तो किसके समय हुई थी? वो लॉर्ड रिपन के समय ही हुई थी। और इसके समय एक विवाद हुआ था, इलवर्ट बिल विवाद। ठीक है, इलवर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो वो भी आपका लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था। ठीक है, ये तो 3 महत्वपूर्ण कार्य थे जो इसके समय हुए थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के समय क्या हुई थी? सब पहली बार जनगणना हुई थी। और विनोबा भावे कौन थे? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। विनोबा भावे कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आपके विनोबा भावे थे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है जिसका निर्माण चामुंडराय ने करवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो इसकी आपकी जो मूर्ति है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है जी। इस मूर्ति का संबंध किस धर्म से है? तो इस मूर्ति का संबंध है वो आपका जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से। इस मूर्ति को और किस नाम से जानते हैं? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसको हम बाहुबली के नाम से जानते हैं। इसलिए बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है इसको, गोमतेश्वर की मूर्ति। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय बताया था वो आपका श्रवणबेलगोला में ही बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बताया था? तो आपका श्रवणबेलगोला में ही बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ कैसा है? तो परिक्रमा पथ कैसा है? तो दीर्घवृत्तीय परिक्रमा पथ है। जो हेली धूमकेतु होता है वो आपका कब दिखाया गया था? कब दिखाई दिया था? तो ये आपको 1986 में दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा? तो ये 2061 में दिखाई देगा, यानी लगभग 75-76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है। 75 से 76 वर्ष के बाद में ये दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका एक तरह का धूमकेतु है। अभी कब दिखाई दिया गया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। अब 2061 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन थे? पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो यही थे, जवाहरलाल नेहरू। बात करें जगजीवन राम की, तो इनको बापू जी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये कौन थे? ये मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। ठीक है, श्रम मंत्री, यानी पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो आपके जगजीवन राम जी थे। इसके अलावा बात करें कि पहले गृह मंत्री, पहले प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का विस्तारित रूप क्या है? तो रैम का विस्तारित रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपकी क्या होती है? ये आपकी अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी होती है? ये आपकी अस्थाई मेमोरी होती है। इसके बाद बात करें रोम की ये क्या है? आपकी स्थाई मेमोरी है। स्थाई मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किसे फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है फ्लाइंग फिश? तो वो आपके माइकल फेल्प्स हैं। ये किस देश के हैं? तो ये आपके अमेरिका के हैं, अमेरिका के। और इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध तैराकी से, तैराकी से, ठीक है। जो श्री हरि नटराज है, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी किससे है? तैराकी से। इसके अलावा बात करें मिल्खा सिंह, इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख, ठीक है। और बात करें आरती शाह, आरती शाह कौन थी? ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है, आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पूर्व पश्चिम समाज में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, यानी शांति बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये थांट कौन थे? तो ये आपके म्यांमार के व्यक्ति थे, यू थांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसेक्स में वृद्धि पद का क्या अर्थ है? इसका वृद्धि पद का अर्थ होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि। यानी यदि जो बीएसई में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनके शेयरों के दामों में वृद्धि ही क्या दर्शाती है? सेंसेक्स में वृद्धि को दर्शाता है। सेंसेक्स किसका सूचकांक होता है? तो ये आपका बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक होता है। बात करें बीएसई की, तो ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1875 को, 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, मुंबई में इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना किसने की थी? यानी बीएसई की या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो प्रेमचंद रायचंद ने, प्रेमचंद रायचंद ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा इस जो सूचकांक है यानी जो आपका सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भी है, इसमें कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं? तो इसमें आपकी यानी जो सेंसेक्स है वो कितनी कंपनियों के डेटा को शो करता है? जो स्क्रीन पर डेटा शो करता है वो कितनी कंपनियों को दिखाता है? तो आपका 30 कंपनियों को दिखाता है, ठीक है, 30 कंपनियों के डेटा को दिखाता है। जैसे इसमें कंपनियां तो लगभग 6000 का रजिस्टर्ड है, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखाता है वो 30 कंपनियों के डेटा को दिखाता है। इसके अलावा बात करें निफ्टी, एक और आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसका सूचकांक कौन सा है? तो इसका सूचकांक है आपका निफ्टी, NIFTY, ठीक है। तो इसमें कितनी कंपनियां, इसमें जो कंपनियां हैं कुल मिला के 50 कंपनियों के डेटा को शो करता है, ठीक है, 50 कंपनियों के डेटा को शो करता है। और जो बीएसई है वो कितनी कंपनियों के डेटा शो करता है? तो 30 कंपनियों के डेटा को शो करता है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? ये आपका एक एक आपका चालक रहित वायुयान है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चालक रहित वायुयान कौन सा है? तो आपका लक्ष्य है। बात करें लक्ष्य भारत सेना में कब शामिल हुआ था? तो भारतीय सेना में शामिल हुआ था ये आपका 2002 में, ठीक है। इसके अलावा इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो आपकी डीआरडीओ है, यानी ये संस्था है वो कौन सी है आपकी? डीआरडीओ। और बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? वो आपका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में हेड कौन है यानी चेयरपर्सन कौन है? तो वो आपके समीर कामत है, समीर कामत इसके वर्तमान में कौन है? इसके वर्तमान में हेड है। इसके अलावा बात करें जो आपका एंटी टैंक मिसाइल दे रखा है, ये कौन सी मिसाइल है? तो ये आपकी नाग मिसाइल है। नाग मिसाइल कौन सी होती है? तो एंटी टैंक मिसाइल होती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो आपका भारत अपने नंबर 1 पर पहुंच चुका है। इससे पहले जो जनसंख्या सबसे ज्यादा थी वो किस देश की थी? तो वो आपकी चीन की थी, ठीक है। अब चीन किस नंबर पे है? 2nd नंबर पर पहुंच गया है और भारत आपका टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपकी आंध्र प्रदेश की है। यदि बात करें कि भारत में जो कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो आपका गुजरात पड़ेगा, ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे लंबी है वो आपकी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं। यदि बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी नोट कर लीजिए। देखिए ये सारे पॉइंट हैं, नोट करते जाइए। राष्ट्रपति का उल्लेख संवैधानिक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पड़ता है आपका
अनुच्छेद 52 में। ठीक है, शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको पड़ता है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत के CJI हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो आपके राष्ट्रपति को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, बात करें महाभियोग, तो महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में क्या पड़ता है? महाभियोग पड़ता है। क्षमादानी शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो क्षमादानी शक्ति है आपका अनुच्छेद 72 में। ठीक है, और यानी किसी मैटर पे यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी है तो किस अनुच्छेद का लेते हैं? तो उसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 143 में। इसके अलावा बात करें कि राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होता है? तो सामान्यतः 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यदि उन पर महाभियोग न लगाया गया हो। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये सारे पॉइंट थे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय। बात करें यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इनकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1946 में हुई थी। और ये किससे संबंधित संस्था है? तो ये आपकी चिल्ड्रन से संबंधित संस्था है। ठीक है, जो बच्चों से संबंधित संस्था कौन सी है? तो आपकी ये यूनिसेफ ही है। इसके अलावा बात करें पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय किसमें है? यूनेस्को मुख्यालय आपका पेरिस में है। और रोम में किसका मुख्यालय? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका रोम में पड़ता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को? क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर किन्हें बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। ध्यानचंद को बोला जाता है। तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जो बर्थडे है वो कब का है? 29 अगस्त को है। इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद आपका स्टेडियम कहाँ पर है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपका मेरठ में पड़ता है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पड़ता है? तो आपका मेरठ में पड़ता है, भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंद्राणी रहमान निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? यानी इंद्राणी रहमान का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिसी। इसके अलावा बात करें कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का। इसके अलावा मणिपुरी कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। और आपका कथक है, ये आपका उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और आपका राजस्थान वगैरह का इसका क्या है? ये कथक आपका शास्त्रीय नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कुल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपके 8 हैं। 8 में से 4 तो आपके ये हो गए, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। बाकी 4 कौन कौन से हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। देखिए बाकी 4 आपके ये हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। बात करें कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के हैं? तो आपके दोनों केरल में पड़ते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? तो ये आपका असम का है। ठीक है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट देखिए, शुष्क शैल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? शुष्क शैल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा शुष्क शैल में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कब लिफ्ट में अपना भार महसूस करता है? यानी जो लिफ्ट होती है उसमें मनुष्य का भार कब बढ़ा हुआ महसूस करता है? कब बढ़ा हुआ महसूस करता है? जब त्वरण के साथ में वो ऊपर जाती है उस समय क्या होता है? भार आपका बढ़ा हुआ लगता है। जब नीचे जाती है तो भार क्या होता है? आपको कम लगता है। लेकिन जब नियत वेग से जाती है तो आपका भार आपका जितना है उतना ही लगता है। ठीक है, तो जब त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो आपका वजन क्या लगता है? आपको बढ़ा हुआ वजन लगता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक दी गई घनमीटर के आयतन में, एक दी गई वायु घनमीटर के आयतन में जल वाष्प ग्राम की मात्रा को जाना जाता है। ये क्या कहलाता है? आपका निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आपकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इस बात आर्द्रता क्या होती है? तो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा क्या कहलाती है? आपकी आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता को किसे नापते हैं? आर्द्रता को नापने का मीटर क्या होता है? आर्द्रता मापी कौन सा यंत्र होता है? तो वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को बोलते हैं आर्द्रता मापी, यानी आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में नमी होती है वो किस मौसम में होती है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि बात की जाए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी, बिग बैंग थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका नाम था जॉर्ज लेमन लेमन त्रे। ठीक है, जॉर्ज लेमन त्रे कौन थे? इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अणु में बंध कोण अधिकतम होता है? किसमें अधिकतम होता है? तो CO2 में। किस तरह से बनता है ये? जैसे सी हो गया आपका डबल बंड O, डबल बंड O, क्या हो जाएगा आपका CO2। इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो ये आपका 180 अंश का कोण बनेगा। अधिकतम किसमें हो गया? CO2 में हो गया। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या होता है? हड्डियों और दांतें किससे मिलकर बनी होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। दूध में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन होता है? तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है? तो वो आपका CO के वजह से होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो देखिए, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है उससे दो क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? कि कार्बन मोनोऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मीठी मौत भी कहा जाता है, मीठी मौत। दूसरा, इसको दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी ये आपकी दम को घोंट देती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि जिन घरों में पहले अंगीठी वगैरह जलती थी, जिन कमरों में अंगीठी जलती थी, वहाँ पे क्या होता है, यदि कमरा बंद है, खिड़की भी क्या है? बंद है, तो वो अंदर ही अंदर क्या करती थी, ये गैस आपकी उत्पन्न हो जाती थी कोयले की गैस, कोयले से। और वो मनुष्य की फेफड़ों में जाने के बाद जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ये आपका क्या करता है, ये आपकी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है शरीर के अंदर की, तो उससे क्या होता है? आपकी मौत हो जाती है। तो ये आपकी दम घोटू गैस होती है, इसी को क्या बोलते हैं? मीठी मौत भी कहा जाता है। यानी CO आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टांका किस धातु का मिश्रण है? तो टांका किसका है? टिन और लेड का, टिन और लेड का। ठीक है, निम्न में कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका जीवाणु से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन B1 की कमी से या बी की कमी से कौन सा होता है? तो बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो रतौंधी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? तो जो खाना पचाने का जो काम होता है मेनली, वो शरीर के अंदर छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर खाना अच्छी तरह से पकता नहीं, सॉरी, पचता है। इस बात में बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? जो आपका एक्स्ट्रा पानी चला गया है, वो पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइनोबियल साइनोबियत द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो आपके जो घोंटू का जोड़ होता है, जिसको घोंटू बोलते हैं, मतलब जो पैर में घोंटू होता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? साइनोबियल लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, यानी जहाँ पर जोड़ होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, उसका नाम क्या है? साइनोबियल लिक्विड। देखिए, जब ये लिक्विड क्या होता है? सूख जाता है, तो आपके जो घोंटू होते हैं वो आपके फिर उसमें से आवाज आने लगती है, यानी कि घोंटू का जो द्रव सूख जाता है तो फिर वो चलने में दिक्कत करती है। तो यही आपका क्या होता है? वहाँ पे लिक्विड होता है जो आपके घोंटू को आसानी से चलाता है, पैर को आसानी से चलाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जड़ है? इनमें से जड़ कौन सी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि जड़ कौन सी होती है, पहचान कैसे करते हैं, बताना कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, 1000 के अक्षरों में निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना सकता? यानी इसके लेटर का यूज करके इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपका नहीं बन सकता? तो देखिए, यहाँ पे आपको ई दिखाई देगा, ई इसमें कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो इसके लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, 7 और 16 कितना होता है? 23, और इन दोनों का अंतर कितना है? 7 और 16 का अंतर है 9, तो 23 इंटू 9 कितना आ गया? 207। उसी पर 21 प्लस 25 कितना होता है? 46, और इन दोनों का अंतर कितना है? 4, दोनों गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा आपका? 184। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्न आकृति में उस क्षेत्र को चुनिए जिसमें उन डॉक्टरों को दर्शाया गया है जो अविवाहित डॉक्टर हैं परंतु महिला नहीं है। यानी हमें महिला वाला ऑप्शन नहीं पकड़ना, ठीक है। महिला किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज को। जो त्रिभुज के अंदर होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए, एक त्रिभुज के अंदर है, दो है, 7 है, 8 आपके त्रिभुज के अंदर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉइंट को इस तरह से लिखा जाता है तो ईयर को किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। इसमें भिन्न बताना है, इसमें भिन्न कौन सा होगा? देखिए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये तीनों के तीनों क्या थे? एक ही परिवार के थे, क्योंकि शेरशाह क्या था? अलग परिवार का था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा? तो देखिए, इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 3047। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 7430। इसको जोड़ लेंगे, 7 7 4 और 7 3 10, 10 470, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको देखते हैं, इसको जोड़िए। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखनी है कि आंसर आपका 100 आ जाए। तो कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन उठा के चेक कर लेने हैं, या फिर आप डायरेक्ट करके देखिए। देखते हैं, देखिए इन तीनों को मैंने जोड़ लिया, कितना आंसर आया? इन तीनों को जोड़ने पे कितना मिल गया हमको? 53.512। अब इसमें हमें क्या करना है, यदि तीनों जोड़ेंगे, इधर हमने एक्स मान लेंगे यहाँ पे, तो ये तीनों जोड़ेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस के यानी कि 53.512। अब क्या करना है, आपको घटा देना है। कैसे घटाएंगे इसको घटाने की क्या करनी है? जीरो में से दो जाएंगे, जीरो में से दो घटाएंगे नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हाथ से लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में जो जाएगा तो दो जब घटेगा तो कितना बचेगा? 8, या 9 बचेगा, 9 में से गया 8, या 9 में से 5 गए तो 4 पॉइंट आ गया। यहाँ कितने बचेंगे? 99, 99 में से 53 जाएंगे, कितना बचेगा? 46। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 46.488, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 1/x² बराबर माइनस के सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर माइनस के 1 है, तो एक्स स्क्वायर 6 बराबर क्या हुआ? देखिए, यदि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर माइनस के 1 दे रखा है, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? माइनस के 1, तो एक्स एक्स बराबर 6 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? प्लस का 1 मिलेगा। यदि मान लीजिए आपको दे रखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर प्लस के 1, तो एक्स बराबर 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो माइनस के 1। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना आएगा? प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्ग के कर्ण का मान किसी एक भुजा का कितना होता है? मान लीजिए आपका वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? ए है, इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा? a√2, यानी कि इसका जो विकर्ण होता है वो भुजा का कितने गुना होता है? तो √2 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक घन का आयतन 125 घन मीटर है, तो इसकी एक भुजा कितनी होगी? तो घन का आयतन क्या होता है? ए की पावर 3, यानी भुजा की पावर 3 बराबर दे रखा है 125, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल 125, 125 से घनमूल कितना होता है? 5 होता है, भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? 5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? 1 - के cos स्क्वायर थीटा, यानी पहला कथन सही है आपका। और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? 1 - के साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये भी सही है। और एक और प्रमेय होती है, वो क्या होती है आपकी? आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, तो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो आइडेंटिटी और होती है, तो आपको यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी तीनों के तीनों कथन क्या है आपके? सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1485 में किस संख्या से गुणा करें कि 594 मिले? तो हमने मान लिया यहाँ पे एक्स से गुणा कर देते हैं, तो 1485 गुणा एक्स बराबर 594, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? एक्स बराबर मिल जाएगा 594 बटे में 1485। इसको सॉल्व कर लेंगे, किससे कटेगा आपका ये? तो यहाँ पर कटेगा 9 से, 9×5 = 54 और 9×4 = 54। 9 से कटेगा आपका 9 × 9, 5 बचे, 9×4 = 54, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 4 और 9 × 5 = 45। 11 से कटेगा 6 बार, 11 से कटेगा आपका ये
11 कम 11, 11 पंजे 55, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा आपका 5, कितना आ गया आपका 2/5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 216 और 252 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। महत्तम समावर्तक वो संख्या होती है जो इन संख्याओं को, दोनों संख्याओं को काट दे और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा इसमें ऑप्शन में क्या है 216 है, तो 216 से आपका 216 तो कट जाएगा, लेकिन 252 आपका नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 72 से 216 कट जाता है लेकिन 252 नहीं कटता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 36 से 216 कट जाता है और 252 भी कट जाता है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है 80 का 5% का 5% कितना होगा। देखिए 80 का 5% का मतलब होता है गुणा 5%, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा बटे में, फिर उसका भी 5%, तो 5 बटे में फिर आ जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से कटेगा आपका 20 बार, और ये 5 से कटेगा आपका 20 बार, 20 से कटेगा आपका 4 बार और 4 से कटेगा आपका 5 बार, यानी 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 0.2। आपका राइट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर बी 0.2। नेक्स्ट देखिए यदि नींबू 1 रुपये में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेचे जाए तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। यानी यदि 1 के 8 खरीदे जा रहे हैं और 1 के 10 बेचे जा रहे हैं तो हानि कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, a माइनस के बी बटे में बी गुणा 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। ए क्या है इसमें, ये आपका पहला मूल्य है और बी क्या है इसमें दूसरा मूल्य है, ठीक है ना ये वाला। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको सॉल्व करिए। तो ए बराबर 8 माइनस के 10 बटे में कितना आएगा 10, गुणा कर देंगे 100 का। 8 माइनस के 10 कितना होता है 2 आता है, यानी माइनस के 2 बचेगा, यानी कि माइनस के 2 बटे में 10 गुणा 100। 10 से कटेगा आपका ये 10 बार, 10 दूनी 20, यानी कितना आएगा माइनस के 20%। माइनस का मतलब क्या होता है हानि, यानी कितने परसेंट की हानि हो रही है आपकी 20% की हानि हो रही है। नेक्स्ट देखिए 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि 70 किलोग्राम भारे व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए औसत में क्या होता है, यदि जैसे 15 व्यक्तियों का 70 पहले 70 किलोग्राम भार था, ठीक है, सॉरी पहले जो भी मतलब औसत हो रहा होगा, यदि उतना ही औसत का कोई नया व्यक्ति आता तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई व्यक्ति जो आया है नया वाला उसका औसत कुछ ज़्यादा है पहले व्यक्ति से, जिसकी वजह से सबका औसत कितना बढ़ गया 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो जो नया व्यक्ति आया है वो अपना 70 किलोग्राम तो लाया ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 15 व्यक्तियों पर 2 किलोग्राम के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा पड़ गया 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा पड़ गया, 15 30, तो कुल मिला कितना एक्स्ट्रा लेके आया 70 + 30 कितना हो गया 100। यानी जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का होगा, वो आपका 100 किलोग्राम का होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले हमें करना पड़ेगा, हमें दशमलव को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी दशमलव को बराबर करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। देखिए यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 2 3 अंकों के बाद है, यहाँ पे 4 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे हम एक 0 और बढ़ा देंगे, इस वाले पॉइंट से वाला पॉइंट खत्म। यहाँ पे 3 अंकों के बाद है, यहाँ 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे कर देंगे एक 0 और बढ़ा देंगे, तो 3 से पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है, इस पॉइंट से वाला पॉइंट हट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा 810 और यहाँ बचेगा आपका 64, यहाँ बचेगा 484 और यहाँ बचेगा आपका 6250, यहाँ बचेगा आपका 25 और यहाँ बचेगा आपका 121। क्लियर। अब आपका ये सवाल बच गया, आपको इसका क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। उससे पहले आप क्या कर लीजिए कुछ और सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा, 25 से ये आपका कटेगा 25 बार। क्लियर। अब और देखिए अब तो कुछ कटेगा नहीं। देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 गुणा 484 का वर्गमूल कितना होता है 22 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 गुणा, ऊपर तो कुछ एक बचा था, एक का एक ही रहेगा, और 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11। अब ये संख्या आपकी वर्गमूल के बाद निकल के आ गई। इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्व करेंगे, 11 से कटेगा ये आपका 2 बार, 2 से कटेगा आपका ये 4 बार, यानी ऊपर बचेगा 9 एकम 9 और नीचे बचेगा 4 पंजे 20, और 9/20 किसके बराबर होता है, तो यह होता है आपका 0.45 के बराबर। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.45, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए रमेश एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है, यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो देखिए 3 वर्षों में से ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो 500 रुपये पर 6% दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया
ब्याज बराबर हो गया मूलधन, ब्याज बराबर यानी SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 6, समय कितना है 3 और टाइम कितना आ जाएगा 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 खत्म, 5 से 30 दिया 90, यानी कितने रुपये ब्याज देना पड़ेगा 90 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 90 रुपये ब्याज के हो गए और 500 रुपये उधार लिए थे, तो कुल मिला कितने रुपये देने पड़ेंगे 500 प्लस के 90 यानी कि 590, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक थैले में 5 रुपये 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोट हैं, किस अनुपात में है 5 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन कितना है 1000 रुपये है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। देखिए समझते हैं इसको। देखिए एक 5 रुपये का सिक्का दे रखा है, एक 10 का दिया है और ये आपका 20 का सिक्का दिया है। यदि मान लीजिए 5 रुपये का एक सिक्का होता तो उसका मूल्य कितना होता, तो आप कहते हैं 5 रुपये ही मूल्य होता। 10 रुपये का एक सिक्का होता तो उसका मूल्य कितना होता, तो उसका 10 रुपये ही मूल्य होता। और 20 रुपये एक सिक्का का मूल्य कितना होता, तो 20 रुपये ही एक सिक्के का मूल्य होता। लेकिन सिक्के किस अनुपात में दे रखे हैं 5 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 5 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा 5 का मूल्य हो जाएगा 5 गुणा 5, 4 दे रखे हैं 10 वाले, तो 10 का सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा 10 गुणा 4, और 3 दे रखे हैं 20 वाले, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुणा 3। ठीक है, कुल मिला के मूल्य कितना हो गया, कुल मिला के मूल्य होगा आपका 5 इंटू 5 25, 10 चौक 40 और 20 दिया 60, तो कुल मिला के जो मूल्य हो गया आपका 25 प्लस 40 प्लस 60 यानी कि 125। कुल मिला के सभी सिक्कों का मूल्य कितना हो गया 125 यूनिट, 125 इकाई। लेकिन एक्चुअल में मूल्य है कितना, एक्चुअल में मूल्य कितना है 1000 रुपये, तो इसका मतलब 125 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 बटे में 125, 125 से 1 कितने बार कटेगा यहाँ पर 8 बार कटेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये। तो आपसे पूछा है कि क्या पूछा है, तो ये 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। 5 रुपये के नोट कितने अनुपात में थे, तो 5 रुपये के जो नोट थे वो आपके देखिए 4 अनुपात में थे, कितने में थे 5 के नोट थे आपके 5 के अनुपात में। ठीक है, 5 नोट कितने थे 5 थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 8 निकल के आई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 5 यानी कि 40, यानी 5 रुपये वाले कितने सिक्के थे, तो आपके 40 सिक्के थे जो 5 रुपये वाले थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए मान लेते हैं रेलगाड़ी चाल हमारी कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब जब भी कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के सामने से आएगा, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी इधर साइड से आ रही है और व्यक्ति इसके सामने से आ रहा है, आमने सामने से क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस कंडीशन में इनकी दोनों की सापेक्षिक चाल जो होगी वो क्या होगी जुड़ जाएगी। जैसे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपका आ रहा है, आपकी ट्रेन आ रही है और व्यक्ति किस किलोमीटर आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इनकी सापेक्षिक चाल होगी वो कितनी जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इनकी सापेक्षिक चाल बन जाएगी। अब सापेक्षिक चाल यानी कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला हम लगा दीजिए। तो देखिए चाल आपकी कितनी निकल गई x प्लस 5, या फिर किसमें निकल गई किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें चाहिए किसमें, तो हमें चाहिए देखिए आपको दूरी दे रखी है मीटर में, समय दे रखा है सेकंड में, तो इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और चाल ये क्या है निकल के आई आपकी चाल, चाल बराबर किसका होता है दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है आपकी 100 मीटर, समय कितना लग रहा है आपको 6 सेकंड का। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 से कटेगा आपका ये 18 3 बार, और 5 से कटेगा आपका 100 20 बार, और 20 दिया 60, यानी x प्लस 5 बराबर मिल जाएगा आपको 60। तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये था आज का प्रैक्टिस सेट, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।